एक्स लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ वाई लिमिटेड बाय वे ऑफ मर्जर। तो जो एक्स लिमिटेड है ना, वो वाई लिमिटेड को एक्वायर करना चाह रहा है, और इन दोनों कंपनीज की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नीचे दे रखी है। मार्केट कैप दे रखा है दोनों का, जीपी रेशियो 20% सेम ही है दोनों का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, मैंने बगल में फॉर्म में भी लिख रखा है कुछ रेशियोज़ के। डेटर टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 12% डिवेंचर्स, जो कि सिर्फ एक्स लिमिटेड का है, वो 10 लाख का है। और जो 10% डिवेंचर्स है ये सिर्फ वाई लिमिटेड का, ये है 14,40,000 का। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों के आपको दे रखे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, टैक्स रेट दोनों का सेम है, मतलब जीपी रेशियो सेम है और टैक्स रेट सेम है, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है, आपको डेटर दे रखा है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस एंड एमपीएस रिस्पेक्टिवली एज वेटेज ऑफ 40% एंड 60%। अब ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं ना कि आप एक बार स्वैप रेशियो निकालो ईपीएस की हेल्प से। ईपीएस को पैरामीटर मान करके आप क्या निकालो, स्वैप रेशियो निकालो, और उसको वेट कितना, तो उसको वेट दो आप 60%, उसको वेट दो। नहीं नहीं, इसका 40% वेट कह रहा है ये, इसको वेट दो आप 40%, और जो भी आंसर आएगा उसको लिख देना। फिर आप एमपीएस की हेल्प से निकालो स्वैप रेशियो, जो भी आएगा उसको वेट देना 60%, और जो भी आंसर आएगा तो लिख देना। फिर इन दोनों को प्लस कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्वैप रेशियो। तो ये आपसे ये वाला स्वैप रेशियो निकाल करके मांगने के लिए बोल रहा है आपसे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो हमें ईपीएस निकालना पड़ेगा। तो क्या हम ईपीएस निकाल सकते हैं? अच्छा देखो, ईपीएस निकालने के दो तरीके मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। पहला तरीका क्या होता है कि अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो टोटल अर्निंग्स को डिवाइड कर दोगे जब आप टोटल नंबर से, तो आपकी अर्निंग पर शेयर की आ जाएगी। दूसरा तरीका है पीई रेशियो का यूज़ करके, लेकिन पीई रेशियो में क्वेश्चन में दे नहीं रखा है, तो हम यूज़ कर नहीं सकते। बचा एक ही तरीका, टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें पता है, लेकिन हमें टोटल अर्निंग्स नहीं पता, हमें टोटल अर्निंग्स निकालनी पड़ेगी। टोटल अर्निंग्स तो दे नहीं रखे, कहीं पे भी दे रखी है, और टोटल अर्निंग्स कहीं पर भी नहीं दे रखी है। अच्छा, टोटल अर्निंग्स आती कहाँ से, इनकम स्टेटमेंट में से आती है। तो क्या हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं अगर इस इन्फॉर्मेशन से? अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के कुछ कंपोनेंट्स तो हमें दे रखे हैं, जैसे कि जीपी रेशियो हमें दे रखा है, हमें ऑपरेटिंग रेशियो हमें दे रखा है। तो हम इनकम स्टेटमेंट तो हम बना सकते हैं, तो हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, या भाई एक बार ये देख लो, आपको फिर बनाने में आसानी होगी। देखो, सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स में से जितने भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो हम लेस कर देते हैं। फिर हमारा आता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाता है, जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर बाद में हम टैक्स माइनस कर देते हैं, तब हमारा आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, और ये हमारी टोटल अर्निंग्स होती है। यही हमें चाहिए ईपीएस निकालने के लिए। तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निकालना। तो हमें चाहिए सेल्स। तो क्या कोई सेल्स की फिगर दे रखी है? सेल्स की फिगर तो नहीं दे रखी है, लेकिन क्या दे रखा है हमें, हमें कुछ रेशियोज़ दे रखे हैं जिसकी मदद से हम सेल्स निकाल सकते हैं। तो सेल्स निकालने के लिए देखो, ऑपरेटिंग रेशियो तो हम यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि हमें सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हमें पता ही नहीं है, तो ऑपरेटिंग रेशियो तो हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। और सेल्स और डेटर, सेल्स बाय डेटर यानी डेटर टर्न ओवर रेशियो ना आप लोग यूज़ मत करना है, क्योंकि एक बार मैंने यूज़ करके देखा, तो जो आपकी टर्नओवर आएगी ना, वो एक्स लिमिटेड की आएगी 30 लाख रुपीज़ की, जो कि इंस्टीट्यूट के हिसाब से गलत है। इंस्टीट्यूट इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो की हेल्प से निकालता है यहाँ पे सेल्स, और उसी को ठीक मानता है। मतलब अजीब बात है ना, यहाँ पे सेल्स कुछ और आ रही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की मदद से जो हम सेल्स निकाल रहे हैं तब कुछ और आ रही है। तो इन दोनों में से कोई एक तो फॉर्मूला, मतलब कोई एक तो रेशियो इसने हमें गलत दे रखा है। खैर, इंस्टीट्यूट इस सेल्स जो डेटा टर्नओवर रेशियो वहाँ से सेल्स निकालता नहीं है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की हेल्प से सेल्स निकालता है। तो हम भी क्या करेंगे, हम इसकी मदद से हम सेल्स निकालेंगे। अब इसकी मदद से कैसे निकाल सकते हैं हम वो देखते हैं। अच्छा, सी ओ जी एस बाई क्लोजिंग स्टॉक है कितना, एक्स लिमिटेड में 5 है और इसमें 4 है। तो इसमें कितना, 5 है, इसमें 4 है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक को तो अपने को दे रखा है, इसको इधर इधर का 15 लाख है, उधर का 5 लाख है, इधर का 15 लाख हो गया, इधर का 5 लाख क्लोजिंग स्टॉक की जगह। सी ओ जी एस इससे निकल जाएगा आपका, सी ओ जी एस एक्स लिमिटेड का आएगा 75 लाख और वाई लिमिटेड का आएगा आपका 20 लाख। अब देखो, आपकी जो जीपी रेशियो है वो 20% है, जीपी रेशियो 20% है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो सेल्स का 20% हुआ ना, वो जीपी रेशियो हो गया। यानी सेल्स का 20% अगर प्रॉफिट हुआ, तो जो सेल्स का 80% हुआ वो क्या हो गया,
तो सेल्स का 80% हमारी COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए एक तरीके से। तो ये COGS है क्या, ये 80% को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्स के 80% को। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दे 80% तो हमारी टोटल सेल्स निकल करके आ जाएगी कि अगर 75 लाख अगर 80% है तो 100%, यानी टोटल सेल्स कितनी निकल करके आ गई 93,75,000। इसी तरीके से वाई की करोगे तो आपकी आएगी 25 लाख, यानी टोटल सेल्स हमने निकाल लिया। तो चलो टोटल सेल्स तो हमने निकाल करके लिख दी। और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 80%, सॉरी 20% है सेल्स का। तो सेल्स निकल करके आ गई, इसका 20% निकाल लो तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी GP रेशियो आ जाएगी। बीच वाला फिगर जो COGS और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये आप बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो। उसके बाद जब आपकी एक बार EBIT आ गई, फिर उसमें से क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट माइनस। अब इंटरेस्ट का देखो, इंटरेस्ट के लिए आपको 12% डिवेंचर और 10% डिवेंचर दे रखा है। तो इसका जो कूपन रेट है वो कितना है, 12%, और 10% डिवेंचर का कूपन रेट है, फिर इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% का। तो यहाँ पे आप 12% चार्ज करो, यहाँ पे 10% चार्ज करो। तो देखो हमने चार्ज कर लिया 12% और 10%, तो इंटरेस्ट भी लेस कर दिया। फिर 30% का टैक्स रेट है उसको भी लेस कर दो, तो आपका आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और यही हमें चाहिए। तो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की हमें फिगर मिल गई, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा EPS निकल करके आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, ये देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं। 1 लाख और 60 लाख ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के। तो हमारा EPS कितना है, डिवाइड करने पे 8.34 और 4.34। तो इस स्वैप रेशियो क्या होगी, स्वैप रेशियो कैसे होती है, टारगेट कंपनी का पैरामीटर डिवाइड बाय एक्वायर्ड कंपनी का पैरामीटर। अब पैरामीटर हमने यहाँ पे EPS हमने लिया है, तो टारगेट कंपनी का EPS कितना हुआ, ये वाई लिमिटेड है टारगेट कंपनी। क्यों, क्योंकि जो एक्स लिमिटेड है वो वाई लिमिटेड को एक्वायर करना चाहती है, तो वाई लिमिटेड हमारी होगी टारगेट कंपनी। अब टारगेट कंपनी का EPS कितना है, 4.74, और एक्वायर कंपनी का EPS कितना है, 8.34। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी एक्सचेंज रेशियो यानी स्वैप रेशियो हो गई। अब इसको हम वेट कितना देंगे, इसको वेट हमें देना 40%। तो देखो ये हमारी हो गई स्वैप रेशियो EPS की मदद से, है ना, 4.74 डिवाइड बाय 8.34। अब इसको हमने वेट दिया 40%, तो इतना आंसर आ गया। अब MPS देखते हैं। MPS तो आपको बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपको मार्केट कैप दे रखा है और नंबर ऑफ शेयर दे रखा है। तो मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे तो आपका MPS आराम से निकल करके आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने MPS भी निकाल रखा है, मार्केट कैप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो मार्केट कैप तो MPS कितना आ गया, 75, और टारगेट कंपनी का 150। तो स्वैप रेशियो क्या होगी, 150/75, 150/75। इसको वेट कितना दिया, 60%, ये भी आपका निकल करके आ गया। इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्वैप रेशियो जो क्वेश्चन में मांगा हुआ कितना, 1.427:1, ये आपका स्वैप रेशियो है। तो हमने स्वैप रेशियो निकाल दिया। अब हमसे पूछ रहा पोस्ट मर्जर EPS आपको निकालना। आपको क्या निकालना, पोस्ट मर्जर EPS। अच्छा, जो पोस्ट मर्जर EPS होता है ना, उसका फॉर्मूला तो आपको पता है, ये होता है पोस्ट मर्जर EPS का फॉर्मूला, जिसमें हम कहते हैं टोटल अर्निंग्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मर्ज्ड फर्म। क्योंकि मर्जर के बाद क्या बचता है, टारगेट और एक्वायर तो बचता नहीं, सिर्फ एक ही फर्म बचती है, मर्ज फर्म। तो टोटल अर्निंग्स ऑफ द मर्ज फर्म डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मर्ज फर्म। तो टोटल अर्निंग्स कितनी होगी, जो एक्वायर और जो टारगेट कंपनी है इन दोनों की अर्निंग्स क्या करो, प्लस कर दो। अगर कोई सिनर्जी नहीं है तो इन दोनों की अर्निंग्स प्लस करोगे तो आपकी मर्ज फर्म की अर्निंग्स टोटल आ जाएगी। तो अर्निंग्स तो हमने अभी निकाली थी टोटल, ये अर्निंग हमने निकाली थी ना ऊपर, ये यहाँ पे। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों की अर्निंग्स को प्लस कर दो तो टोटल अर्निंग्स ऑफ द मर्ज फर्म आ जाएगी आपकी। अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द मर्ज फर्म आपको निकालनी है। तो जो एक्वायरर है उसके पास तो अपने शेयर्स जो हैं वो बरकरार रहेंगे। हाँ, जो टारगेट कंपनी है उसके शेयर्स बदल जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो टारगेट कंपनी है उसके शेयर्स हो जाएंगे कैंसिल, और उसके बदले में जो एक्वायरर है वो क्या करेगा, उसको अपनी कंपनी के क्या करेगा, शेयर्स इशू करेगा। तो हमें ये तो पता है एक्वायरर के शेयर्स कितने हैं, 1 लाख, एक्वायर के शेयर्स है 1 लाख। लेकिन जो एक्वायरर है वो टारगेट कंपनी को शेयर्स कितने इशू करेगा वो हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर जो एक्वायरर है वो एक जो टारगेट कंपनी है उसके एक शेयर के बदले में अपने 1.427 शेयर इशू करता है, तो अगर टारगेट कंपनी के पास 60,000 शेयर्स है तो उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस कर देना, आपका मर्ज फर्म का शेयर आ जाएगा। तो टोटल अर्निंग्स हमें पता चल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता चल जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, पोस्ट मर्जर EPS 6.03 का आ जाएगा। ठीक, तो सेकेंड रिक्वायरमेंट भी हमारी कंप्लीट होगी। थर्ड रिक्वायरमेंट पे आते हैं। हमें निकालना है पोस्ट मर्जर MPS, और ये एज्यूम करते हुए कि जो PE रेशियो है वो सेम है। अच्छा, पोस्ट मर्जर EPS हमने निकाल लिया, पोस्ट मर्जर MPS हमें निकालना है। तो जो PE रेशियो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है MPS/EPS, यही होता है फॉर्मूला। अब पोस्ट मर्जर EPS हमें पता है
ठीक है। और कह रहा है कि जो प्री मर्जर पीई है उसी को आपने पोस्ट मर्जर पीई मानना है, यानी पोस्ट मर्जर पीई भी एक तरीके से मान लो निकल गया। तो अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूँ, इंटू ईपीएस, पोस्ट मर्जर पीई इंटू पोस्ट मर्जर ईपीएस, तो हमारा पोस्ट मर्जर एमपीएस आराम से निकल करके आ जाएगा। तो पोस्ट मर्जर ईपीएस तो हमें अभी हमें निकाला हमें पता है, लेकिन हमें एक बार पता चल जाना कि प्री मर्जर पीई क्या है, तब उसी को हम क्या मान लेंगे, पोस्ट मर्जर पीई मान लेंगे और दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा एमपीएस निकल करके आ जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें प्री मर्जर पीई निकालना है। तो पीई का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, एमपीएस बाई ईपीएस। तो हमने इसमें क्या डालना, प्री मर्जर एमपीएस डालना और प्री मर्जर ईपीएस डालना। तो प्री मर्जर एमपीएस ईपीएस अभी हमने यहाँ पे निकाला है। ये देखो, ये हमारा प्री मर्जर एमपीएस है इन दोनों कंपनीज का, और इन दोनों कंपनीज का प्री मर्जर ईपीएस है। इन दोनों को क्या करो, इन दोनों को इंटू कर दो तो आपका प्री मर्जर एमपीएस इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, प्री मर्जर एमपीएस डिवाइड बाय प्री मर्जर ईपीएस, तो आपका पीई रेशो आ जाएगा। तो अगर पी रेशो अगर आप निकालना चाहो तो आपका पी रेशो कितना आएगा, हमें तो सिर्फ एक्स का निकालना है ना, क्योंकि मर्ज फर्म कौन सी है, एक्स लिमिटेड, एक्वायरर ही तो है मर्ज फर्म। तो इसका पी रेशो कितना हुआ एक्वायरर का, प्री मर्जर वाला पी रेशो 8.99। इसी को हम क्या मान लेंगे, पोस्ट मर्जर पी रेशो मान लेंगे, क्योंकि इसने ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो यही हमारा क्या हो गया, पोस्ट मर्जर पी। अब पोस्ट मर्जर पी को यहाँ पे हमने पोस्ट मर्जर ईपीएस निकालता है, इसको इंटू कर दो तो आपका पोस्ट मर्जर एमपीएस आ जाएगा आंसर 54.21। तो ये भी हो गया, थर्ड रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी हो गई। फोर्थ रिक्वायरमेंट पे हम देखते हैं। फोर्थ रिक्वायरमेंट में हमसे गेन या लॉस पूछ रहे हैं, ईपीएस का गेन या लॉस की मर्जर के कारण जो ईपीएस का गेन या लॉस क्या हुआ है वो हमें बताना है। तो ये देखो, पहले हम एक्स लिमिटेड यानी एक्वायरर का देखते हैं। तो एक्वायरर का जो पोस्ट मर्जर ईपीएस है वो 6.03, यानी मर्जर के बाद जो इसका ईपीएस वो कितना 6.03 का, और मर्जर से पहले का कितना है 8.34, यानी मर्जर के पहले 8.34 था और मर्जर के बाद 6.03 आ गई, यानी क्या आ गई, इसको लॉस हो गया, गिरावट हो गई। तो कितना का गिरावट हुआ, 2.31 का। अब हम टारगेट कंपनी का देख लेते हैं। अच्छा, टारगेट कंपनी के केस में ना हम पोस्ट मर्जर ईपीएस या एमपीएस नहीं निकालते, हम क्या निकालते हैं, एडजस्टेड ईपीएस या एमपीएस निकालते हैं। अभी एडजस्टेड ईपीएस या एमपीएस किस तरीके से निकालते हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं कि जो भी पोस्ट मर्जर ईपीएस या एमपीएस है उसको हम एक्सचेंज रेशियो से इंटू कर देते हैं, तो अब हमारा एडजस्टेड पोस्ट मर्जर ईपीएस या एमपीएस निकल कर आ जाता है। तो टारगेट कंपनी का ध्यान रखना, टारगेट कंपनी का हम हमेशा एडजस्टेड पोस्ट मर्जर ईपीएस या फिर एमपीएस निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे एडजस्टेड पोस्ट मर्जर ईपीएस निकाल लिया। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस हमारा इतना आ गया टारगेट कंपनी का, यानी 8.60, और प्री मर्जर कितना आ रहा था, प्री मर्जर 4.74, यानी टारगेट कंपनी को तो गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है 3.86 का। अच्छा, मैं आपको एक बार लॉजिक आपका क्लियर कर देता हूँ कि जो एडजस्टेड ईपीएस या एमपीएस है पोस्ट मर्जर वो हम क्यों निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे जो टारगेट कंपनी है वो प्री मर्जर यानी मर्जर से पहले अपने एक शेयर के ऊपर 4.74 रुपीज़ कमा रहा था। अच्छा, मर्जर के बाद क्या होता है ना, मर्जर के बाद इसका जो एक शेयर है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्वायरर कंपनी के 1.427 शेयर्स में, यानी इसका एक शेयर किस में कन्वर्ट हो गया, 1.427 शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो शेयर है वो कितना कमाएगा, तो अगर जो मर्ज्ड कंपनी है उसका एक शेयर 6.03 कमा रहा है, तो इसका एक शेयर तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया 1.427 आ गया, यानी पहले यहाँ पे 1.1 था, अब यहाँ पे 1.427 हो गया। तो अगर इसका एक शेयर मर्ज फर्म का 6.03 कमा रहा है, तो इसका एक शेयर जो ओरिजिनली है वो कितना कमाएगा, 6.03 इंटू 1.427 8.60, इसलिए हम एडजस्टेड निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ओरिजिनल में कंपेयर करेंगे ना कि उसका पहले जो ओरिजिनल एक शेयर था अब वो कितने शेयर्स के बराबर हो गया और कितना कमा रहा है अब, तो इस तरीके से हम एडजस्टेड निकालते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस एडजस्टेड वाले में तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर देना, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। ठीक है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की प्रॉब्लम आनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, मैंने वहाँ पे कई बार आपको समझाया हुआ है। तो चारों के चारों रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट यहाँ पे कर दी है, और गेन लॉस भी हमने आखिर में निकाल लिया था ईपीएस का। तो ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट यहाँ पर।